क्या आप कभी अंतरिक्ष से मोहित हुए हैं? इस यूनिवर्स की विशालता, ब्लैक होल के रहस्य और समय के चमत्कार, इन सब को लेकर आश्चर्यचकित हुए हैं? इस चैनल में हम सबसे छोटे क्वांटम पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज तक पता लगाएंगे। इस यूनिवर्स को पता लगाने के लिए उस जगह से हम शुरू करते हैं जिसे हम घर कहते हैं, पृथ्वी। नमस्ते और वेलकम टू स्पेस टाइम। एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा उत्तरों की तलाश में। हम इस धरती पर रहते हैं और पढ़ाई करना सबसे आसान है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा प्लैनेट है, मरकरी, वीनस और उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। हम इसका उपयोग अंतरिक्ष में अन्य दूरियों को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। पृथ्वी को एक बार घूमने में लगभग 24 आवर्स का समय लगता है। हम इसे अनुमानित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 24 आवर्स से भी थोड़ा कम है, 23.9 आवर्स। इसलिए हम एक साल के दिनों को संख्या करते हैं तो ये आएगा टोटल में 365.25 डेज। यही कारण है कि 4 वर्षों में एक बार फरवरी के महीने में एक लीप दिवस जुड़ जाता है। 5 बिलियन ईयर्स पहले ये सोलर सिस्टम बना था और 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। इसमें रसायनों और तापमान का सही मिश्रण था, इसलिए यहाँ पे 3.8 बिलियन ईयर्स के पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर उसके पहले पृथ्वी की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन सबको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। उनकी सरफेसेस रॉकी है। पृथ्वी पर भी हमारी बाहरी परत चट्टानी है। उसके अंदर एक गहरी दूसरी परत होती है जिसे हम मैंटल कहते हैं। उसके भी अंदर हमारे केंद्र में एक बड़ा कोर है। यह लोहे के बना हुआ है और पिघला हुआ भी है। केंद्र में जो कोर है उसी के कारण पृथ्वी एक मैग्नेट के रूप में कार्य करती है। यदि कोई मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी प्रकार हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इस क्षेत्र को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। इसे हमें क्या है? मैग्नेटोस्फीयर हमें अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है, जिसे हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी के बाहरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। इसे हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक होता है ओशनिक क्रस्ट और दूसरा कॉन्टिनेंटल। जो समुद्र के नीचे है उसे हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। जो महाद्वीपों से बना हुआ है उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। समुद्री तट लगभग 6 किलोमीटर गहरा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक गहरी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का बड़ा भाग मैंटल से बना है। मैंटल जो है 2900 किलोमीटर तक गहरा है। इसमें कुछ चट्टानी पदार्थ भी है और कुछ पिघले हुए भी। इसी क्षेत्र से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। बाहर आने वाली लावा इसी क्षेत्र से आता है। बाहर आने से इसे लावा कहते हैं, पर जब ये नीचे होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। तो ये मैंटल से ही सारे वोल्केनोस फूटते हैं। पृथ्वी के कोर को बाहरी और आंतरिक कोर की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। इस कोर का व्यास 7000 किलोमीटर है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। पृथ्वी की एक और अनूठी विशेषता प्लेट टेक्टोनिक्स है। पृथ्वी का परत जो है वो प्लेटों से बना हुआ है। जब ये प्लेट्स हिलते हैं तो ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज बनता रहता है। इसी के कारण भूकंप होता है। इस प्रकार पृथ्वी एक गतिशील प्लैनेट है। अब जो हम महाद्वीपों को जानते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हम जो जानते हैं अभी, इतिहास में ये सब पहले एक महाद्वीप के तरह एक साथ था। इन्हें हम सुपर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब भी ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक क्रस्ट का प्लेट्स है, ये बहुत डायनामिक है, तो हिलता रहता है, रीअरेंज होता रहता है। तो अब जो कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन जो देख रहे हैं वो भी बदलता रहता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो ब्लैंकेट बनी हुई है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेयर जो है उसको हम ओजोन कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कारण पृथ्वी पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मनुष्य और अन्य सभी जीवित प्राणी इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहने का हम विकसित हुए हैं। इस निश्चित दबाव जो है उसमें ही हमारा शरीर कार्य कर सकता है। इससे ज़्यादा भी हो जाए या कम हो जाए तो हमारी बॉडी इसी तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जब हवाई जहाज में जाते हैं या ह्यूमंस को स्पेसक्राफ्ट में भेजना होगा तो इसी कारण हम उन सब उड़ानों में भी दबाव डालते हैं। हमें कैबिन के दबाव को उस निश्चित दबाव पर सेट करना होगा जो हमारे शरीर सहन कर सकता है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुख्य परत जो है उसे ओजोन कहते हैं,
जैसे हमने कहा एटमॉस्फेयर हमको बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, ये ओजोन लेयर उसी का काम करता है। इस तरह ये ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी पर जीवन विकसित होने का ये ओजोन एक प्रमुख कारण है। इसके बिना यहाँ कोई भी जीवन विकसित नहीं हो पाता। यदि एक स्थान का वातावरण है, वहाँ पे मौसम जरूर होता है। वायुमंडल में जो सर्कुलेशंस होते हैं वही मौसम के कारण बनते हैं। हमारे वायुमंडल में तापमान और दबाव की डिफरेंसेस होती रहती है, इनमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। इसी के कारण दुनिया भर में मौसम होते हैं। अधिकतर यह सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, जिसे हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट भी करते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, हम अन्य ग्रहों में भी विभिन्न प्रकार के झुकाव देखते हैं। इस झुकाव से हमें क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ है, इसी झुकाव के कारण ऋतुएं बनती है। यदि ये झुकाव नहीं होती तो धरती में सारे क्षेत्रों में पूरे वर्ष समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता। इस झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, और वाइस वर्सा। इस झुकाव के कारण ही इस तरह की मौसमी भिन्नताएं होती है। अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो ये साफ हो जाएगा। जिस जोन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस जोन को हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। इसे गोल्डीलॉक्स जोन के नाम में भी जाना जाता है। यहाँ पानी तरल रूप में पाया जा सकता है और पृथ्वी में 71% पानी ही भरा है। पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट जो है हमारे पसंदीदा चंद्रमा, ये पृथ्वी के आकार का 1/4 है। सौर मंडल में कोई ऐसे दूसरा चंद्रमा नहीं है जो अपने ग्रह की तुलना में इतना बड़ा हो। चंद्रमा भी एक कारण है कि पृथ्वी अपने इतिहास में 23.5 डिग्री का इस झुकाव को लंबे समय तक बनाए रखी है। यह पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस करने वाली एक बड़ी वस्तु है। चंद्रमा का रोटेशनल और रेवोल्यूशनल समय समान है। इसका कारण है वो पृथ्वी से टाइडली लॉक हुआ है। इसके बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे, पर अब तक ये समझ लेना कि उसका रेवोल्यूशनल और रोटेशनल जो समय होता है वो समान है। इसीलिए हम हर समय चंद्रमा की एक ही पक्ष देखते हैं। पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले बनी थी। उस समय ये पिघली हुई थी। समय के साथ ये ठंडा हो गया और वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया। ये प्रक्रिया के दौरान ये बहुत अधिक वोल्केनिक इरप्शन से गुजरा। सतह के नीचे फंसी हुई गैसेस बाहर निकल गई। ये हमारे वायुमंडल के निर्माण में शामिल था। जो वाटर वेपर निकला वो संघनित होकर वापस महासागर बन गया। धरती पर पानी कहाँ से आया होगा? जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि पानी का एक जल चक्र है। वाटर वेपर संघनित होता है और उसके बाद वर्षा होती है। पानी फिर से विभिन्न क्षेत्रों से वाष्पित हो जाता है। ये पानी के अणु कहाँ से आए होंगे? क्या आपको लगता है कि इसका गठन यहीं हुआ होगा या बाहरी स्रोतों से पृथ्वी पर लाया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। 3.8 बिलियन ईयर्स के पहले पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बना। इसका उत्पत्ति कैसे हुई ये तो अब तक रहस्य है। हम नहीं जानते कि कैसे ये शुरू हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ। वहां से हम आगे बढ़े तो 2.4 बिलियन ईयर्स के पहले कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने फोटोसिंथेसिस नाम की एक अद्भुत बात शुरू की। इस प्रक्रिया में इसने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया और ऑक्सीजन अणु को मुक्त किया। यह पृथ्वी को बदलने में एक महान मील का पत्थर है। उस समय तक हमारे वायुमंडल में इतने ऑक्सीजन नहीं थी। कार्बन रिसाइक्लिंग के माध्यम से इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनने लगे। पिछले 1 बिलियन ईयर्स के पहले इन सब सालों में सारे जहां इतने सारे स्पीशीज विकसित हुए, इन सब के कारण 2.5 मिलियन ईयर्स के पहले ये समय जो होता है, यहीं पे हमारे पूर्वज पिक्चर में आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल्स में यह कोई बहुत दूरी की बात नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से ये समय की बहुत बड़ी अवधि है ना। हमारी पृथ्वी के बारे में ये बुनियादी बात जानने की क्या फायदा है? हम जब अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी करते हैं तो ये सब बातें हमें बहुत ही यूजफुल होगा। अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद मी। दिस इज शरण्या और ये हमारा स्पेस टाइम।